वेलकम टू ईवा सिंक। आज हम ह्यूमन डिजीजेस का कंप्लीट मास्टर क्लास 0 टू एडवांस पढ़ेंगे। यह क्लास इंटर से ग्रेजुएशन लेवल तक के लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1 द फाउंडेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, रोगों का वर्गीकरण। बीमारियां आसमान से नहीं गिरती, इनका एक स्पेसिफिक ओरिजिन होता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें दो मेन कैटेगोरीज में बांटा जाता है। एक, कॉन्जेनिटल डिजीजेस, जन्मजात रोग। यह बीमारियां बच्चे में जन्म से ही होती हैं। इसमें मेनली जेनेटिक डिसऑर्डर्स आते हैं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया। दो, एक्वायर्ड डिजीजेस, उपार्जित रोग। यह वो बीमारियां हैं जो जन्म के बाद एनवायरनमेंट, इन्फेक्शन या लाइफस्टाइल की वजह से लगती हैं। इसे आगे दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला, इन्फेक्शियस या कम्युनिकेबल, जिसे हिंदी में संक्रामक, फैलाने वाला कहते हैं, जो छूने, हवा, पानी या वेक्टर्स जैसे मच्छर से एक इंसान से दूसरे में फैलती हैं। इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोआ। नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कम्युनिकेबल, जिसे हिंदी में असंक्रामक कहते हैं, इसका मतलब है जो एक से दूसरे में नहीं फैलती, जैसे कैंसर, डायबिटीज, हार्ट अटैक या विटामिन डेफिशिएंसी जैसे स्कर्वी। पार्ट 2 बैक्टीरियल डिजीजेस, जीवाणु जनित रोग। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों में एग्जाम सेक्टर सीधे अफेक्टेड ऑर्गन मतलब प्रभावित अंग और वैक्सीन या उसके टेस्ट का नाम पूछता है। नंबर 1, ट्यूबरक्यूलोसिस, जिसे टीबी या तपेदिक भी कहते हैं। इसके जीवाणु का नाम मतलब जिस बैक्टीरिया के कारण ये होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। इससे अफेक्टेड ऑर्गन मतलब प्रभावित अंग लंग्स, फेफड़े है। इसके बचाव के लिए बचपन में BCG, जिसका फुल फॉर्म बेसिलस कैलमेट गुएरिन है, का टीका लगता है। साथ में ये भी याद रखना कि डॉट्स थेरेपी इसी के लिए है। नंबर 2, टाइफॉइड या मियादी बुखार। ये सैल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टिन, आंत है। यह गंदे पानी और खाने से फैलता है। इसकी जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। नंबर 3, कॉलरा या हैजा। यह विब्रियो कॉलेरी के कारण होता है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन इंटेस्टिन, आंत। यह भी गंदे पानी और मक्खियों से फैलता है। बॉडी में भयानक डिहाइड्रेशन होता है। सीवियर डिहाइड्रेशन की वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है अगर ORS और फ्लूइड्स न मिलें। नंबर 4, टेटनस या टिटनेस। यह क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई के कारण होता है और इससे अफेक्टेड ऑर्गन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र होता है। इसे लॉक जॉ, जबड़ा बंद होना भी कहते हैं। यह जंग लगे लोहे से कटने पर होता है। इसके लिए TT या TD वैक्सीन लगता है, लेकिन ATS मतलब एंटी टेटेनस सीरम, स्पेशल सिचुएशंस में इसका इंजेक्शन लगता है। डिफ्थीरिया। इसका पैथोजन कोरिनेबैक्टीरियम डिफ्थेरी है। अफेक्टेड ऑर्गन रेस्पिरेटोरी ट्यूब मतलब गला या फिर श्वास नली होता है। इसमें गले में एक जाली बन जाती है जिससे सांस रुकती है। न्यूमोनिया या निमोनिया। यह स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी के कारण होता है। आजकल एग्जाम्स में ये मॉडर्न नेम पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी डिप्लोकोकस न्यूमोनी नाम भी रहता है, तो ध्यान रखना। इससे अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स, फेफड़े। इसमें लंग्स में पानी भर जाता है। यह छोटे बच्चों में बहुत कॉमन है। प्लेग। इसका कारक यर्सिनिया पेस्टिस है, लेकिन पहले इसे पास्टेरिला पेस्टिस कहा जाता था। इससे अफेक्टेड ऑर्गन लंग्स या लिम्फ नोड्स। इसे ब्लैक डेथ, काली मौत भी कहते हैं। यह चूहों के ऊपर बैठने वाले पिस्सू, फ्लीस से फैलता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, DPT का टीका 3 बीमारियों से बचाता है, डिफ्थेरिया, पर्टुसिस जिसे काली खांसी भी कहते हैं, और टेटनस। अब आते हैं पार्ट 3, वायरल डिजीजेस, विषाणु जनित रोग में। वायरस बैक्टीरिया से बहुत छोटे होते हैं और इन्हें एंटीबायोटिक्स से नहीं मारा जा सकता। एड्स। यह HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। इससे प्रभावित अंग WBCs और इम्यून सिस्टम है। यह टी लिम्फोसाइट्स सेल्स को नष्ट करता है। इसके लिए ELISA टेस्ट किया जाता है। डेंगू। डेंगू रोग का कारक डेंगू वायरस है। यह फ्लैविवायरस समूह का वायरस है और मच्छरों द्वारा फैलने के कारण इसे आर्बोवायरस भी कहा जाता है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन ब्लड, प्लेटलेट्स। इसे हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। यह एडिस एजिप्टी नाम की फीमेल मच्छर के काटने से फैलता है। पोलियो।
यह पोलियो वायरस के कारण होता है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन नर्वस सिस्टम और स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी है। पोलियो की पहली इंजेक्टेड वैक्सीन जोनास साल्क ने बनाई थी और ओरल पोलियो ड्रॉप्स ओपीवी अल्बर्ट साबिन ने। नंबर 4 रेबीज कारक रेबीज वायरस। यह लिसा वायरस वंश से संबंधित है और इसकी फैमिली रेब्डोविरिडी है। यह नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। यह पागल कुत्ते या बंदर के काटने से होता है, जिसके कारण पेशेंट पानी से डरता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। रेबीज का टीका लुई पाश्चर ने बनाया था। नंबर 5 जॉन्डिस पीलिया। यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। लिवर यकृत खून में बिलीरुबिन पिगमेंट की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे स्किन और आंखें पीली हो जाती है। यहाँ ध्यान देना, जॉन्डिस एक सिम्टम है। यह लिवर डिसऑर्डर्स स्पेशली हेपेटाइटिस की वजह से होता है। चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स चेचक। यह वेरिसेला एंड वेरियोला वायरस के कारण होता है। इसमें होल बॉडी की स्किन अफेक्टेड होती है। यह हवा और छूने से फैलता है। यहाँ बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है, इस पॉइंट को ध्यान से समझना। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है और आज भी देखा जाता है, जबकि स्मॉल पॉक्स वरियोला वायरस से होता था। लेकिन WHO ने 1980 में इसे दुनिया से इरेडिकेटेड मतलब पूरी तरह समाप्त घोषित कर दिया। अब पार्ट 4 प्रोटोजोअन डिजीजेज मतलब प्रोटोजोआ जनित रोग को समझते हैं। यह SSC और बिहार एग्जाम्स का सबसे खतरनाक ट्रैप जोन है। यहाँ एग्जामिनर पैथोजन मतलब बीमारी का कारण और वेक्टर मतलब बीमारी फैलाने वाला के बीच कंफ्यूज करता है। सबसे पहले मलेरिया देखो। इसका कारक प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है और इसका वेक्टर वाहक फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है। अफेक्टेड ऑर्गन स्प्लीन मतलब प्लीहा और RBCs है। मलेरिया की दवा कुनैन होती है, जो सिनकोना पेड़ की छाल से निकाली जाती है। नंबर 2 कालाजार। इसका पैथोजन लीशमानिया डोनोवानी है और इसका वेक्टर सैंड फ्लाई बालू मक्खी या सिट्टा मक्खी होती है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन बोन मैरो अस्थि मज्जा स्प्लीन प्लीहा और लिवर यकृत होती है। स्लीपिंग सिकनेस निद्रा रोग। इसका पैथोजन ट्रिपैनोसोमा वेक्टर सेट्सी फ्लाई या फिर सीसी मक्खी होती है। इससे अफेक्टेड ऑर्गन ब्रेन होता है। इसमें पेशेंट को बहुत नींद आती है और बुखार रहता है। नंबर 4 पायोरिया। इसका कारक एंट्रमीबा जिंजिविलिस होता है और इससे अफेक्टेड ऑर्गन गम्स मसूड़े है। विटामिन C की कमी इसको और बढ़ा देती है। अब शुरू होता है पार्ट 4A फंगल डिजीजेस कवक या फफूंद जनित रोग। फंजाई से होने वाली बीमारियां मोस्टली स्किन को अफेक्ट करती हैं। ट्रिक गंजा दामाद खाए फ्रूट से याद रख सकते हो। गंजापन बॉल्डनेस। इसका प्रमुख कारण टिनिया कैपिटिस नामक फंगल संक्रमण है, जिसे स्कैल्प रिंगवॉर्म भी कहा जाता है, जो सिर की त्वचा को प्रभावित करता है और प्रभावित स्थान पर बाल झड़ सकते हैं। रिंगवॉर्म दाद। यह ट्राइकोफाइटन नामक फंगस से होने वाला इन्फेक्शन है। इसमें स्किन पर गोल लाल और खुजली वाले निशान बन जाते हैं। ध्यान रहे, रिंगवॉर्म का संबंध किसी कीड़े से नहीं होता, बल्कि यह एक फंगल डिजीज है। एथलीट्स फुट। इसे टिनिया पेडिस भी कहा जाता है। यह एक फंगल इन्फेक्शन है जो आमतौर पर पैर की उंगलियों के बीच होता है। इसमें स्किन कटने, फटने, खुजली और जलन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। यह अधिकतर उन लोगों में होता है जो लंबे समय तक गीले या बंद जूते पहनते हैं। 5 जेनेटिक डिजीजेस आनुवंशिक रोग। यह बीमारियां DNA या क्रोमोसोम्स के इम्बैलेंस से होती हैं। इनका कोई 100% क्योर नहीं होता। कलर ब्लाइंडनेस वर्णांधता। इसमें पेशेंट को रेड और ग्रीन रंग में फर्क नहीं समझ आता। यह बीमारी मोस्टली मर्दों में होती है, लेकिन इसकी वाहक हमेशा औरतें होती हैं। हीमोफीलिया। इसमें चोट लगने पर खून का थक्का ब्लड क्लॉट नहीं बनता और खून बहता रहता है। इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं, क्योंकि यह ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया के परिवार से शुरू हुई थी। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म। एक सामान्य इंसान में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन डाउन सिंड्रोम में 21 सेंट क्रोमोसोम की एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। इसी कारण इसे ट्राइसोमी 21 कहा जाता है। इस स्थिति में टोटल 47 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं।
ऐसे पेशेंट में बौद्धिक विकास सामान्य से धीमा हो सकता है और सीखने समझने में कठिनाई हो सकती है। टर्नर सिंड्रोम यह केवल फीमेल्स में पाया जाता है। इसमें एक एक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है, इसलिए 44 प्लस x0 इक्वल टू 45 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसी फीमेल्स का कद सामान्य से छोटा हो सकता है और वे प्रजनन करने में असमर्थ हो सकती हैं, अर्थात स्टेराइल होती हैं। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह केवल मेल्स में पाया जाता है। इसमें एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है, इसलिए 44 प्लस XXY इक्वल टू 47 क्रोमोसोम्स होते हैं। ऐसे मेल्स में कुछ फीमेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, महिलाओं जैसे कुछ शारीरिक लक्षण दिखाई दे सकते हैं और वे सामान्यतः स्टेराइल होते हैं। सिकल सेल एनीमिया इस रोग में आरबीसी का शेप हंसिया यानी सिकल जैसा हो जाता है। इस कारण आरबीसी शरीर के सभी भागों तक ऑक्सीजन को सही मात्रा में नहीं पहुंचा पाती। परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कम हो जाता है। यह एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है, अर्थात यह माता पिता से बच्चों में आनुवंशिक रूप से पहुंचती है। थैलेसीमिया इस रोग में हीमोग्लोबिन सही मात्रा में नहीं बनता। इसके कारण शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाने की क्षमता कम हो जाती है और पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। गंभीर स्थिति में पेशेंट को बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता पड़ सकती है। यह भी एक इनहेरिटेड जेनेटिक डिजीज है। पार्ट 5 हेलमिंथ डिजीजेस, कृमि जनित रोग। अब तक हमने बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंजाई देखे। अब बात करते हैं हेलमिंथ्स की। हेलमिंथ्स का मतलब होता है पैरासिटिक वर्म्स, परजीवी कृमि। ये हमारी बॉडी के अंदर रहकर हमारे खाने और न्यूट्रिएंट्स पर जीते हैं। इसी वजह से बॉडी धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। एस्केरियासिस, राउंडवर्म संक्रमण। एस्केरियासिस, जिसे राउंडवर्म इन्फेक्शन भी कहा जाता है, इसका कारक एस्केरिस लम्ब्रिकोइडेस है। यह मुख्य रूप से इंटेस्टिन, आंत को प्रभावित करता है। इसके अंडे गंदे फूड और कंटामिनेटेड वाटर मतलब दूषित पानी के साथ बॉडी में प्रवेश कर जाते हैं। इसके कारण पेशेंट को पेट दर्द, भूख कम लगना और मेलन्यूट्रिशन मतलब कुपोषण जैसी समस्याएं हो सकती हैं। फाइलेरिया या हाथी पांव। फाइलेरियासिस, जिसे एलिफेंटियासिस, हाथी पांव भी कहा जाता है, इसका कारक बुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी है और इसका वाहक फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो है। यह लिम्फेटिक सिस्टम मतलब लसीका तंत्र को प्रभावित करता है। इस रोग में लिम्फ वेसल्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे लिम्फ फ्लूइड का प्रवाह रुक जाता है। परिणामस्वरूप पैर या शरीर का कोई अन्य हिस्सा बहुत अधिक सूज जाता है। इसी कारण इस रोग को एलिफेंटिएसिस, हाथी पांव कहा जाता है। टेनियासिस, टेपवॉर्म संक्रमण। टेनियासिस, जिसे टेपवॉर्म इन्फेक्शन भी कहा जाता है, इसका कारक टेनिया सोलियम है, जिसे पोर्क टेपवॉर्म भी कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इंटेस्टिन, आंत को प्रभावित करता है। यह रोग अच्छी तरह न पका हुआ पोर्क मतलब सुअर का मांस खाने से होता है। टेपवॉर्म हमारी इंटेस्टिन में रहकर भोजन से न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करता है और कई मीटर लंबा हो सकता है। हुकवॉर्म डिजीज। इसका पैथोजन एंसाइलोस्टोमा डुओडिनेल है। यह मुख्य रूप से इंटेस्टिन को प्रभावित करता है। इस रोग का लार्वा नंगे पैर चलने पर पैर के तलवे की स्किन के माध्यम से बॉडी में प्रवेश कर सकता है। इसके बाद यह इंटेस्टिन में पहुंचकर ब्लड चूसता है। लगातार ब्लड लॉस होने के कारण एनीमिया हो सकता है। पार्ट 6 लाइफस्टाइल डिजीजेस, जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां। हर बीमारी किसी इन्फेक्शन से नहीं होती। कुछ बीमारियां हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं। इन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। डायबिटीज मेलिटस, मधुमेह हमारी पैंक्रियास ग्लैंड इंसुलिन नामक हार्मोन बनाती है। इंसुलिन का मुख्य कार्य ब्लड में मौजूद ग्लूकोज को सेल्स के अंदर पहुंचाना होता है, ताकि सेल्स उसे एनर्जी के रूप में उपयोग कर सकें। यदि इंसुलिन पर्याप्त मात्रा में न बने या बॉडी उस पर सही ढंग से प्रतिक्रिया न करे तो ब्लड शुगर बढ़ जाती है। इसी स्थिति को डायबिटीज मेलाइटस कहा जाता है। एग्जाम ट्रैप। टाइप 1 डायबिटीज, इसमें इंसुलिन का उत्पादन बहुत कम या बिल्कुल नहीं होता। टाइप 2 डायबिटीज, इसमें बॉडी की सेल्स इंसुलिन पर सही ढंग से प्रतिक्रिया नहीं करती। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप। जब ब्लड प्रेशर सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है तो इस स्थिति को हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। यदि यह लंबे समय तक बना रहे तो हार्ट, किडनी, ब्रेन और ब्लड वेसल्स को नुकसान पहुंच सकता है। इसलिए हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि कई बार इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते। हार्ट डिजीज, हृदय रोग।
जब हम लंबे समय तक अनहेल्थी डाइट लेते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ओबेसिटी मोटापा से ग्रस्त होते हैं या हाई कोलेस्टेरॉल होता है, तब आर्टरीज धमनियों की दीवारों पर फैट जमा होने लगता है। इस कारण आर्टरीज संकरी हो जाती हैं और ब्लड फ्लो कम हो जाता है। यदि हार्ट तक पर्याप्त ब्लड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती तो हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। ओबेसिटी मोटापा। जब बॉडी में आवश्यकता से अधिक फैट जमा हो जाता है तो इस स्थिति को ओबेसिटी कहा जाता है। ओबेसिटी केवल शरीर का वजन बढ़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकती है। इससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन और अन्य लाइफस्टाइल डिजीजेस का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए संतुलित डाइट और नियमित एक्सरसाइज से ओबेसिटी से बचाव किया जा सकता है। 8.6b कैंसर। कैंसर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। हमारी बॉडी में सेल्स एक नियमित स्पीड से डिवाइड होती रहती हैं, लेकिन जब सेल्स का डिवीजन बिना कंट्रोल के होने लगता है तो कैंसर विकसित हो जाता है। टाइप्स। बिनाइन ट्यूमर। बनाइन ट्यूमर केवल एक ही स्थान पर रहता है और बॉडी के दूसरे पार्ट्स में नहीं फैलता। सामान्यतः बनाइन ट्यूमर को कैंसर नहीं माना जाता। मैलिग्नेंट ट्यूमर। मलिग्नेंट ट्यूमर अधिक डेंजरस होता है। यह ब्लड या लिम्फ के माध्यम से बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स में भी फैल सकता है। कैंसर के इस फैलने की प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहा जाता है। कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस वे पदार्थ या कारक होते हैं जो कैंसर होने का रिस्क बढ़ाते हैं, जैसे स्मोकिंग, टोबैको, तंबाकू, रेडिएशन और कुछ हार्मफुल केमिकल्स। एग्जाम एज। कैंसर अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, अनियंत्रित कोशिका विभाजन। डेंजरस ट्यूमर, मैलिग्नेंट। कैंसर का फैलना, मेटास्टेसिस। पार्ट 6C डेफिशिएंसी डिजीजेस, क्विक रिवीजन। अब करते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेस का एक क्विक रिवीजन। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी न्यूट्रिएंट की कमी। अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की कमी से अलग अलग डिजीजेस होती हैं। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी होता है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन D की कमी से बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया होता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। आयोडाइन की कमी से गॉइटर, घेंघा होता है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होता है। प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी से मरासमस होता है। 8.6d एलर्जी। कभी कभी हमारी बॉडी किसी ऐसी चीज को भी डेंजरस समझ लेती है जो वास्तव में हार्मफुल नहीं होती। ऐसी स्थिति को एलर्जी कहा जाता है। एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थों को एलर्जेंस कहा जाता है। उदाहरण के लिए धूल, पोलन, पराग, पालतू जानवरों के बाल, कुछ फूड्स और कुछ मेडिसिन्स। इसके लक्षण। एलर्जी होने पर छींक आना, स्किन रैश, चकत्ते, खुजली, आंखों से पानी आना और कुछ मामलों में एस्थमा अटैक भी हो सकता है। अब एस्थमा देखो। एस्थमा एक एलर्जिक रेस्पिरेटोरी डिजीज है। इसमें एलर्जेंस जैसे डस्ट, पॉलन, स्मोक और पेट हेयर के संपर्क में आने पर एयरवे मतलब श्वास मार्ग में सूजन आ जाती है और वह संकरी हो जाती है। इसके कारण एयर का आना जाना कठिन हो जाता है और पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है। ध्यान रखें, एस्थमा को फंगल डिजीज नहीं समझना है। अधिकांश मामलों में एस्थमा एलर्जी से संबंधित रेस्पिरेटोरी डिजीज है। 8.6e सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें एसटीडी भी कहा जाता है, ऐसी डिजीजेस हैं जो मुख्य रूप से अनसेफ सेक्सुअल कांटेक्ट के माध्यम से फैलती हैं। इसलिए इनसे बचाव के लिए सुरक्षित व्यवहार और जागरूकता बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। एड्स। एड्स का कारण HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। यह वायरस शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है। सिफिलिस। सिफिलिस का कारक ट्रेपोनेमा पैलिडम नामक बैक्टीरियम है। गोनोरिया। गोनोरिया का कारक नाइसेरिया गोनोरियाई नामक बैक्टीरियम है। याद रखिए, एड्स एक वायरल डिजीज है, जबकि सिफिलिस और गोनोरिया दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। यही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे महत्वपूर्ण ट्रैप पॉइंट है। अब जानते हैं WHO से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण एग्जाम एज पॉइंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। स्मॉल पॉक्स, चेचक।
दुनिया से पूरी तरह इरेडिकेटेड हो चुका है। इसका अर्थ है कि अब यह बीमारी प्राकृतिक रूप से दुनिया में कहीं भी नहीं पाई जाती। WHO ने वर्ष 1980 में आधिकारिक रूप से स्मॉलपॉक्स एरेडिकेशन की घोषणा की थी। पोलियो फ्री इंडिया। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो फ्री कंट्री का स्टेटस प्राप्त हुआ था। यह भारत के सफल पोलियो वैक्सीनेशन प्रोग्राम का परिणाम है। पार्ट 6 फाइनल पार्ट, अल्टीमेट वैक्सीन रिवीजन टेबल एग्जाम फेवरेट। अब करते हैं वैक्सीन्स का फाइनल रिवीजन, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यहां से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। ट्यूबरक्योलोसिस टीबी। ट्यूबरक्योलोसिस यानी टीबी से बचाव के लिए BCG वैक्सीन लगाया जाता है। BCG का पूरा नाम बेसिलस कैलमेट-गुएरिन है। यह वैक्सीन सामान्यतः जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। पोलियो OPV। पोलियो से बचाव के लिए OPV यानी ओरल पोलियो वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। इसका विकास अल्बर्ट साबिन ने किया था। यह वैक्सीन बच्चों को मुंह के माध्यम से बूंदों के रूप में दी जाती है। पोलियो IPV। पोलियो से बचाव के लिए IPV यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी उपलब्ध है। इसका विकास जोनास साल्क ने किया था। यह वैक्सीन इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। डिफ्थीरिया। डिफ्थेरिया से बचाव के लिए DPT वैक्सीन लगाया जाता है। याद रखिए, DPT 3 बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करता है: डिफ्थेरिया, पर्टसिस काली खांसी और टेटेनस। पर्टसिस काली खांसी। पर्टसिस, जिसे वूपिंग कॉफ, काली खांसी भी कहा जाता है, इससे बचाव के लिए भी DPT वैक्सीन लगाया जाता है। याद रखिए, पर्टसिस DPT वैक्सीन का दूसरा घटक है। टेटेनस। टेटेनस से बचाव के लिए DPT, TT या TD वैक्सीन लगाया जाता है। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि जंग लगे लोहे या किसी गंदी वस्तु से चोट लगने पर टेटेनस वैक्सीन लगवाने की सलाह दी जाती है। हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगाया जाता है। यह वैक्सीन जन्म के बाद नवजात शिशु को भी दिया जाता है ताकि शुरुआत से ही सुरक्षा मिल सके। रेबीज। रेबीज से बचाव के लिए एंटी रेबीज वैक्सीन ARV लगाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को कुत्ता, बंदर या अन्य संक्रमित जानवर काट ले तो डॉक्टर की सलाह के अनुसार एंटी रेबीज वैक्सीन लगाया जाता है। मीसल्स, मम्प्स और रूबेला। मीसल्स, मम्प्स और रूबेला से बचाव के लिए MMR वैक्सीन लगाया जाता है। याद रखिए, MMR एक ही वैक्सीन है जो इन तीनों डिजीजेस से सुरक्षा प्रदान करता है। अल्टीमेट डिजीज टेस्ट्स रिवीजन टेबल। अब करते हैं डिजीज टेस्ट्स का फाइनल रिवीजन। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार डिजीज का नाम देकर उसका टेस्ट पूछा जाता है या टेस्ट का नाम देकर डिजीज पूछ ली जाती है, इसलिए इसे ध्यान से याद रखिए। टाइफॉइड। टाइफॉइड की जांच के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। यह सबसे अधिक पूछे जाने वाले टेस्ट्स में से एक है। एड्स। एड्स की स्क्रीनिंग के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। इसका उपयोग HIV इन्फेक्शन की प्रारंभिक पहचान के लिए किया जाता है। ट्यूबरक्योलोसिस यानी TB की स्क्रीनिंग के लिए मेंटॉक्स टेस्ट, जिसे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी कहा जाता है, किया जाता है। डायबिटीज। डायबिटीज की जांच के लिए ब्लड ग्लूकोज टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट के द्वारा ब्लड शुगर का स्तर मापा जाता है। मलेरिया। मलेरिया की पहचान के लिए पेरिफेरल ब्लड स्मीयर या रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाता है। इन टेस्ट्स की सहायता से प्लाज्मोडियम की पहचान की जाती है। कोविड-19 की पुष्टि के लिए RT-PCR टेस्ट किया जाता है। यह वायरस की पहचान करने वाला सबसे विश्वसनीय डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। ध्यान रखें, अभी तक HIV यानी एड्स की रोकथाम के लिए कोई यूनिवर्सली अप्रूव्ड प्रिवेंटिव वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। टेस्ट ट्रिक। अब याद करते हैं डिजीज टेस्ट्स की सबसे आसान मेमोरी ट्रिक WEMBRC। यदि यह ट्रिक याद हो गई तो टेस्ट्स वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से हल हो जाएंगे। W का मतलब वाइडल टेस्ट, विडाल टेस्ट, जिसका उपयोग टाइफाइड की जांच के लिए किया जाता है। E का मतलब एलिसा टेस्ट, जिसका उपयोग एड्स में HIV स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। M का मतलब मेंटॉक्स टेस्ट, जिसे ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट भी कहा जाता है। इसका उपयोग TB की स्क्रीनिंग के लिए किया जाता है। B का मतलब ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जिसका उपयोग डायबिटीज में ब्लड शुगर मापने के लिए किया जाता है। R का मतलब रैपिड एंटीजन टेस्ट या पेरिफेरल ब्लड स्मीयर,
जिनका उपयोग मलेरिया में प्लाज्मोडियम की पहचान के लिए किया जाता है। सी का मतलब RT-PCR टेस्ट, जिसका उपयोग कोविड-19 की पुष्टि के लिए किया जाता है। लंबे समय तक इसे गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट माना गया है। बस WEMBRC याद रखिए और डिजीज टेस्ट्स कभी नहीं भूलेंगे। अब हमने इस चैप्टर का पूरा समरी इन 2 से 3 पेजेस में आपके लिए एक क्विक चीट शीट बनाकर दे दिया है, ताकि आप एग्जाम में क्विक रिवीजन कर सके। फाइनल रिवीजन पेज 1 एंड फाइनल रिवीजन पेज 2। अल्टीमेट मेमोरी बॉक्स एग्जाम ट्रैप्स, जिसमें वैक्सीन ट्रिक्स दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी ह्यूमन डिजीजेस की कंप्लीट मास्टर क्लास 0 टू एडवांस यहीं समाप्त होती है। अगर आपने इस पूरी क्लास को ध्यान से समझ लिया है तो इंटर से ग्रेजुएशन लेवल तक के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस चैप्टर से आने वाले लगभग सभी प्रश्न आत्मविश्वास के साथ हल कर पाएंगे। उम्मीद है कि आपको ईवा सिंह की मेहनत और हमारी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इसे एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और आपका सपोर्ट में आपके लिए ऐसे ही हाई क्वालिटी एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। तो मिलते हैं हमारी अगली 0 टू एडवांस मास्टर क्लास में। तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और अपने सपनों को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। जय हिंद और थैंक यू फॉर वॉचिंग।